अपनी दुनिया, अपनी अर्थ एक बिजी जगह है। ये लाइफ से भरी है, इन्वेंशन से भरी है, सपनों से भरी है। और ये सारी एक्टिविटी, ये सारी प्रोग्रेस को एनर्जी चाहिए, बहुत सारी। जैसे जैसे अपनी ग्लोबल सिविलाइजेशन भी आंच रही है, हमारी पावर की भूख बिना रुके बढ़ती जा रही है। हम और शहर बना रहे हैं और टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं और दुनिया भर में लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। इस एक्सपेंशन से अपने प्लैनेट के सीमित एनर्जी रिसोर्सेज पर डिमांड बढ़ती ही जा रही है। हम क्लेवर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल किया, हवा की ताकत को यूज किया और एटम को भी स्प्लिट किया। लेकिन इन सोर्सेज की अपनी लिमिट्स हैं और अपने नाजुक टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट पर इसके बुरे असर भी हैं। असल में हम अपने क्रेडल की एनर्जी सप्लाई से ज्यादा बड़े हो रहे हैं। तो जब अपने प्लैनेट का भंडार थोड़ा खाली लगने लगता है तो हम कहां देखें? हम ऊपर देखते हैं, हम कॉस्मोस की तरफ देखते हैं। वहां बाहर स्पेस के इतने बड़े फैलाव में एक ऐसी एनर्जी सोर्स है जिसकी पावर का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मैं बात कर रहा हूं अपने ही स्टार सन की। हर सेकंड सन इतनी एनर्जी छोड़ता है, इतनी ज्यादा कि हम इंसान अभी जितनी एनर्जी बनाते हैं वो उसके सामने कुछ भी नहीं। इसमें से ज्यादातर एनर्जी बेकार में ही स्पेस की ठंडी खाली जगह में चली जाती है। क्या हो अगर हम उस स्टेलर बाउंटी का एक बड़ा हिस्सा कैप्चर कर सकें? क्या हो अगर हम उसे सीधे हार्नेस करने के लिए एक स्ट्रक्चर बना सकें? ये ग्रैंड आइडिया फिजिसिस्ट फ्रीमैन डायसन ने 1960s में पॉपुलर किया था। जब आप डायसन स्फीयर शब्द सुनते हैं तो शायद आप एक बहुत बड़े सॉलिड शेल की पिक्चर सोचते होंगे जो सन को पूरी तरह से घेर ले। हाँ, ये एक इंटरप्रिटेशन जरूर है, लेकिन सन ट्रैप बनाने का ये अकेला तरीका नहीं है। फ्रीमैन डायसन ने खुद कई अलग अलग तरीके सोचे थे। वो समझते थे कि एक कड़ा मोनोलिथिक स्फीयर बनाने में इंजीनियरिंग की ऐसी मुश्किलें आएंगी जिन्हें पार करना लगभग नामुमकिन होगा। सबसे पॉपुलर और शायद ज्यादा अचीवेबल मॉडल्स में से एक है डायसन स्वॉर्म। इसे पिक्चर कीजिए, कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि बहुत सारे अलग अलग सोलर कलेक्टर्स का एक बहुत बड़ा झुंड। ये कलेक्टर्स शायद लाखों या करोड़ों सन के चारों ओर अपने अपने ऑर्बिट में घूमेंगे। हर एक सोलर एनर्जी जमा करेगा और फिर उसे शायद माइक्रोवेव्स या लेजर्स के जरिए जहां जरूरत हो वहां भेजेगा। स्वॉर्म की खूबसूरती उसकी मॉड्यूलैरिटी में है। इसे टुकड़े टुकड़े करके बनाया जा सकता है। धीरे धीरे टाइम के साथ इसकी एनर्जी कैप्चर करने की कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी। इससे सॉलिड शेल के भयंकर स्ट्रक्चरल स्ट्रेसेस से भी बचा जा सकता है, जिससे ये इंजीनियरिंग के हिसाब से एक आसान प्रॉब्लम बन जाती है। फिर है डायसन बबल। ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स के एक बहुत ही क्लेवर ट्रिक पर डिपेंड करता है। ऑर्बिट करने वाले कलेक्टर्स के बजाय सोचिए बहुत बड़े अल्ट्रा लाइट वेट स्टेटाइट्स यानी स्टैटिक सैटेलाइट्स जो सनलाइट के प्रेशर से ही ऊपर टिके रहेंगे। हम किसी सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस को कैसे मापते हैं? क्या उसके आर्ट से, उसकी फिलॉसफी से, या उसकी टेक्नोलॉजिकल ताकत से? 1964 में सोवियत एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कर्दाशेव ने एक अलग तरह का पैमाना बताया जो सिर्फ इस बात पर बेस्ड था कि एक सिविलाइजेशन कितनी एनर्जी कंट्रोल कर सकती है। इसे कर्दाशेव स्केल के नाम से जाना जाता है। यह हाइपोथेटिकल सिविलाइजेशंस को उनके एनर्जी कंजम्पशन के आधार पर कैटेगोराइज करने का एक तरीका है। स्केल ने शुरू में 3 तरह की सिविलाइजेशंस बताई थीं। एक टाइप 1 सिविलाइजेशन वो है जो अपने होम प्लैनेट पर अवेलेबल सारी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकती है। इस हिसाब से 2025 में इंसान अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। हम शायद एक टाइप 0.7 सिविलाइजेशन है जो कॉस्मिक सीढ़ी के उस पहले इंपॉर्टेंट पायदान पर धीरे धीरे चेराच रहे हैं। अब एक ऐसी सिविलाइजेशन इमेजिन कीजिए जो अपने होम प्लैनेट की एनर्जी सप्लाई से आगे निकल चुकी है। यह हमें टाइप 2 सिविलाइजेशन तक ले जाता है। यह एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो अपने पेरेंट स्टार की पूरी एनर्जी आउटपुट का इस्तेमाल कर सकती है। एक डायसन स्फीयर या ऐसा ही कोई मेगा स्ट्रक्चर बनाना टाइप 2 सिविलाइजेशन की पहचान है। यह स्टेलर एनर्जी पर पूरी मास्टरी को दिखाता है। डायसन स्फीयर बनाने के बारे में सोचना ही अपने आप में बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियरिंग चैलेंजेस का सामना करना है। इतने बड़े प्रोजेक्ट का स्केल ही दिमाग घुमा देता है। हम एक ऐसे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जिसका रेडियस अर्थ के सन के चारों ओर ऑर्बिट के बराबर या उससे भी बड़ा हो सकता है। अगर हमें सॉलिड शेल बनाना हो तो जितने मटेरियल की जरूरत होगी वो बहुत ज्यादा होगा, अपने सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स के कुल मास से भी कहीं ज्यादा।
मटेरियल्स का एक पोटेंशियल सोर्स अपने ही सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स हो सकते हैं। एक ऐसा फ्यूचर इमेजिन कीजिए जहां हम मर्क्यूरी जैसे प्लैनेट को या शायद एस्ट्रॉइड बेल्ट को सिस्टमैटिकली तोड़ सकें और उसके रॉ मटेरियल से डायसन स्वॉर्म या शेल के कंपोनेंट्स बना सकें। इस प्रोसेस के लिए इंक्रेडिबली एडवांस्ड माइनिंग, रिफाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की जरूरत होगी। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस खुद रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेटेड सिस्टम्स में ब्रेक थ्रूज की मांग करेगा। यह बहुत अनलाइकली है कि इंसान सीधे तौर पर इतने बड़े मेगा स्ट्रक्चर को बनाने के खतरनाक और रिपेटिटिव कामों में शामिल होंगे। इसके बजाय हम शायद सोफिस्टिकेटेड रोबोट्स के बेड़े, शायद सेल्फ रेप्लिकेटिंग मशीन्स तैनात करेंगे जो स्पेस के कठिन एनवायरनमेंट में कंपोनेंट्स को असेंबल करेंगे। इन मशीन्स को इनक्रेडिबली रेजिलिएंट होना होगा, जो सदियों, शायद हजारों सालों तक बिना ज्यादा इंसानी दखल के काम कर सकें। इतनी बड़ी रोबोटिक वर्कफोर्स का कोऑर्डिनेशन एक बहुत बड़ा कंप्यूटेशनल चैलेंज होगा। डायसन स्फीयर का आइडिया सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में एक फैसिनेटिंग थॉट एक्सपेरिमेंट ही नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस या सेटी की खोज के लिए भी इसके गहरे इंप्लीकेशंस हैं। अगर एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशंस मौजूद हैं और अगर वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और एनर्जी कंजम्पशन के ऐसे ही रास्ते पर चलती हैं, तो उनमें से कुछ ने शायद अपने स्टार्स के चारों ओर डायसन स्फीयर्स या वैसे ही मेगा स्ट्रक्चर्स पहले ही बना लिए होंगे। ये पॉसिबिलिटी अर्थ के बाहर लाइफ का पता लगाने का एक बिल्कुल नया रास्ता खोलती है। एक स्टार जो पूरी तरह से डायसन स्फीयर से ढका हो, वो नॉर्मल तरीके से दिखाई नहीं देगा क्योंकि उसकी लाइट ब्लॉक हो जाएगी, लेकिन कोई भी एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस पूरी तरह एफिशिएंट नहीं होता। स्ट्रक्चर खुद स्टार की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसमें से कुछ यूज करेगा और फिर बची हुई वेस्ट हीट को जरूर रिरेडिएट करेगा। ये वेस्ट हीट ज्यादातर स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड हिस्से में निकलेगी। इसलिए डायसन स्फीयर्स को खोजने का एक तरीका है ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ढूंढना जो इंफ्रारेड लाइट में अनयूजुअली ब्राइट हों, लेकिन ऑप्टिकल लाइट में धुंधले या इनविजिबल हों। एस्ट्रोनॉमर्स पहले से ही पावरफुल टेलीस्कोप्स से आसमान स्कैन कर रहे हैं और कुछ सर्वेज खास तौर पर इसी तरह के अनोमलस इंफ्रारेड सिग्नेचर्स ढूंढ रहे हैं। एक और पोटेंशियल डिटेक्शन मेथड है दूर के स्टार्स से आने वाली लाइट में अनयूजुअल पैटर्न्स को देखना। अगर कोई स्टार डायसन स्वॉर्म से घिरा हुआ है, तो इंडिविजुअल कलेक्टर्स अर्थ से देखने पर समय समय पर स्टार के सामने से गुजर सकते हैं, जिससे उसकी ब्राइटनेस में हल्की इरेगुलर गिरावट आ सकती है। किसी दूसरे स्टार के आसपास एक असली डायसन स्फीयर की खोज ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे प्रोफाउंड मोमेंट्स में से एक होगी। डायसन स्फीयर बनाने जैसा मॉन्यूमेंटल प्रोजेक्ट शुरू करना सिर्फ एक इंजीनियरिंग चैलेंज नहीं है, ये एक एथिकल और फिलोसॉफिकल भूल भुलैया है। अपने सोलर सिस्टम को फंडामेंटली बदलने का, अपने सन को घेरने का फैसला ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा काम होगा, और इसके साथ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी जो पहले कभी नहीं देखी गई। ऐसा फैसला कौन करेगा? ये कोई एक देश या कॉरपोरेशन नहीं कर सकता। इसके लिए पूरी ह्यूमैनिटी की सहमति चाहिए होगी, एक ग्लोबल एग्रीमेंट कि यही वो रास्ता है जिस पर हम चलना चाहते हैं। एनवायरमेंटल इंपैक्ट के बारे में सोचिए, अर्थ पर नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम पर। अगर हम रॉ मटेरियल्स के लिए मर्क्यूरी या वीनस जैसे प्लैनेट्स को तोड़ते हैं, तो अपने आसपास के ग्रहों के नाजुक ग्रेविटेशनल बैलेंस का क्या होगा? डायसन स्फीयर का बनना और होना हमारे सोलर सिस्टम का चेहरा हमेशा के लिए बदल देगा। हम कॉस्मोस के पैसिव ऑब्जर्वर्स से उसके एक्टिव स्कल्प्टर्स बन जाएंगे। ये एक ऐसी पावर है जिसके लिए बहुत ज्यादा समझदारी और दूरदर्शिता चाहिए। डायसन स्फीयर बनाने के लिए रिसोर्सेज, टाइम और ह्यूमन एफर्ट का इतना इन्वेस्टमेंट लगेगा जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। शायद सदियों या हजारों साल लग जाएं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स क्या हैं? इतनी ही डेडिकेशन के साथ हम और कौन से बड़े चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं? टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने की कोशिश को प्रेजेंट की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ बैलेंस करना होगा। जब हम स्टेलर एनर्जी से चलने वाले फ्यूचर की ओर देखते हैं, तो यह सोचना इंस्पायरिंग है कि दुनिया भर के देश, इंडिया समेत, क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इंडिया का मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और साइंटिफिक खोज में हजारों साल पुराना एक लंबा और शानदार इतिहास रहा है। ये लेगेसी इंडिया के लिए एक मजबूत फाउंडेशन देती है ताकि वो फ्यूचर के एम्बिशियस स्पेस बेस्ड एनर्जी सॉल्यूशंस में डायसन स्फीयर जैसे ग्रैंड कंसेप्ट समेत एक इंपॉर्टेंट रोल निभा सके। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर सोलर पावर में
पहले ही काफी प्रोग्रेस कर रहा है। यहां भरपूर धूप होने की वजह से देश ने अपनी बढ़ती डोमेस्टिक जरूरतों को पूरा करने और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए सोलर एनर्जी के इस्तेमाल की इमेंस पोटेंशियल को पहचाना है। सोलर टेक्नोलॉजी पर यह फोकस एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजिकल नो हाउ का एक ऐसा पूल बनाता है जो ज्यादा एम्बिशियस स्पेस बेस्ड सोलर पावर इनिशिएटिव्स के लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकता है। इमेजिन कीजिए, इंडियन इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स हाईली एफिशिएंट लाइट वेट सोलर कलेक्टर्स डिजाइन कर रहे हैं, शायद फ्यूचर के डायसन स्वॉर्म का एक स्पेशलाइज्ड सेगमेंट। इसके अलावा इंडिया का स्पेस प्रोग्राम, जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO लीड करता है, ने कम बजट में भी शानदार सक्सेस हासिल की है। मून मिशंस जैसे चांद्रयान और मार्स मिशंस जैसे मंगलयान ऑर्बिटर दिखाते हैं कि इंडिया कॉम्प्लेक्स इंटरप्लैनेटरी मिशंस डिजाइन करने, बनाने और ऑपरेट करने में केपेबल है। स्पेस एक्सप्लोरेशन, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और लॉन्च कैपेबिलिटीज में यह बढ़ती एक्सपर्टीज इंडिया को स्पेस में बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए फ्यूचर के किसी भी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में एक की प्लेयर बनाती है। डायसन स्फीयर का कोई इंडियन डिजाइन कंपोनेंट इमेजिन करना या स्टेलर एनर्जी कैप्चर के लिए स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में लीडिंग रोल निभाना सिर्फ फैंटेसी नहीं है। ये देश के साइंटिफिक एडवांसमेंट के रास्ते और सस्टेनेबल एनर्जी के प्रति उसके कमिटमेंट के साथ मेल खाता है। जब हम स्टेलर एनर्जी से चलने वाले फ्यूचर की ओर देखते हैं तो यह सोचना इंस्पायरिंग है कि दुनिया भर के देश, इंडिया समेत, क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इंडिया का मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और साइंटिफिक खोज में हजारों साल पुराना एक लंबा और शानदार इतिहास रहा है। ये लेगेसी इंडिया के लिए एक मजबूत फाउंडेशन देती है ताकि वो फ्यूचर के एम्बिशियस स्पेस बेस्ड एनर्जी सॉल्यूशंस में डायसन स्फीयर जैसे ग्रैंड कंसेप्ट समेत एक इंपॉर्टेंट रोल निभा सके। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर सोलर पावर में पहले ही काफी प्रोग्रेस कर रहा है। यहां भरपूर धूप होने की वजह से देश ने अपनी बढ़ती डोमेस्टिक जरूरतों को पूरा करने और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए सोलर एनर्जी के इस्तेमाल की इमेंस पोटेंशियल को पहचाना है। सोलर टेक्नोलॉजी पर यह फोकस एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजिकल नो हाउ का एक ऐसा पूल बनाता है जो ज्यादा एम्बिशियस स्पेस बेस्ड सोलर पावर इनिशिएटिव्स के लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकता है। इमेजिन कीजिए, इंडियन इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स हाईली एफिशिएंट लाइट वेट सोलर कलेक्टर्स डिजाइन कर रहे हैं, शायद फ्यूचर के डायसन स्वॉर्म का एक स्पेशलाइज्ड सेगमेंट। इसके अलावा इंडिया का स्पेस प्रोग्राम, जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO लीड करता है, ने कम बजट में भी शानदार सक्सेस हासिल की है। मून मिशंस जैसे चांद्रयान और मार्स मिशंस जैसे मंगलयान ऑर्बिटर दिखाते हैं कि इंडिया कॉम्प्लेक्स इंटरप्लैनेटरी मिशंस डिजाइन करने, बनाने और ऑपरेट करने में केपेबल है। स्पेस एक्सप्लोरेशन, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और लॉन्च कैपेबिलिटीज में यह बढ़ती एक्सपर्टीज इंडिया को स्पेस में बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए फ्यूचर के किसी भी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में एक की प्लेयर बनाती है। डायसन स्फीयर का कोई इंडियन डिजाइन कंपोनेंट इमेजिन करना या स्टेलर एनर्जी कैप्चर के लिए स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में लीडिंग रोल निभाना सिर्फ फैंटेसी नहीं है। ये देश के साइंटिफिक एडवांसमेंट के रास्ते और सस्टेनेबल एनर्जी के प्रति उसके कमिटमेंट के साथ मेल खाता है। डायसन स्फीयर जैसी शानदार और हिम्मत वाली चीज बनाने का सपना सिर्फ हमारी एनर्जी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में नहीं है। यह अगली जनरेशन के दिलों और दिमाग में एक आग जलाने के बारे में है। बड़े विजन्स में एक यूनिक पावर होती है। वो हमारी इमेजिनेशंस को खींचते हैं, हमारी मानी हुई लिमिटेशंस को चैलेंज करते हैं और हमें कुछ सचमुच एक्स्ट्रॉर्डिनरी हासिल करने के लिए इंस्पायर करते हैं। जब यंग लोग स्टार की पूरी पावर को हार्नेस करने जैसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखते हैं तो ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स यानी STEM फील्ड्स के लिए लाइफ लॉन्ग पैशन जगा सकता है, जो ऐसे सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए क्रूशल हैं। हमें इस क्यूरियोसिटी को छोटी उम्र से ही बढ़ाना होगा। एजुकेशन यहाँ एक सेंट्रल रोल निभाता है। ये सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स याद करने के बारे में नहीं है, ये यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह के बारे में आश्चर्य की भावना को बढ़ावा देने के बारे में है। हमें कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक आइडियाज को एक्सेसिबल और एक्साइटिंग बनाना होगा। यंग लर्नर्स को दिखाना होगा कि कॉस्मोस इंसानी इंजीन्यूइटी के लिए एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है। प्रोग्राम्स जो हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स, क्रिटिकल थिंकिंग और कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को इनकरेज करते हैं, स्टूडेंट्स को खुद को फ्यूचर इनोवेटर्स, इंजीनियर्स और एक्सप्लोरर्स के रूप में देखने के लिए
एम्पावर कर सकते हैं। डायसन स्फीयर या ऐसे ही किसी बड़े स्पेस प्रोजेक्ट की तरफ का सफर कई पीढ़ियों का होगा। आज क्लासरूम्स में बैठे बच्चे, गराजेस में कोड के साथ खेलने वाले या रोबोट्स बनाने वाले टीनेजर्स वही हैं जो इन बड़े चैलेंजेस को इनहेरिट करेंगे और उन्हें आगे बढ़ाएंगे। उन्हें बोल्ड, इंस्पायरिंग गोल्स देकर हम उन्हें नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश करने का एक रीजन देते हैं। डायसन स्फीयर का विजन एक ऐसा स्ट्रक्चर जो इतना बड़ा हो कि एक स्टार को गले लगा ले, किसी एक देश या एंटिटी के अकेले हासिल करने के लिए बहुत बड़ा है। यह प्लैनेट अर्थ का प्रोजेक्ट है। इमेजिन एक ऐसी दुनिया जहां साइंटिफिक नॉलेज बॉर्डर्स के पार फ्रीली शेयर किया जाता हो, जहां अलग अलग कल्चर्स और कॉन्टिनेंट्स की रिसर्च टीम्स बिना किसी रुकावट के एक साथ काम करती हों। रिसोर्सेज, मटेरियल और इंटेलेक्चुअल दोनों बड़े और छोटे देशों को अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से कंट्रीब्यूट करने होंगे। इस तरह का इंटरनेशनल कोऑपरेशन डायसन स्फीयर के प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी होगा। यह ह्यूमैनिटी की पोटेंशियल को दिखाता है कि वो अपनी फौरी लिमिटेशन से आगे सोचे।